अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप हजरात के सामने एक ऐसा सरगर्म मौजू लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी मुआविन साबित होगा। हम में से अक्सर लोग चाहते हैं कि हमारे इम्तिहानात के अंदर नंबर बढ़ जाए। जिस तरह दूसरे अफराद के नंबर बढ़े होते हैं, इसी तरह हमारे भी नंबर बढ़ करके आए। आखिर हम भी तैयारी करते हैं, वो भी तैयारी पूरी करते हैं, तो क्या दोनों में क्या फ़र्क है? क्यों हमारे नंबर कम हो जाते हैं और दूसरों के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं? तो तैयारी दोनों की बराबर होती है, लेकिन उन लोगों के अंदर जो पोजीशन लाते हैं या पोजीशन के करीब करीब रहते हैं, उन लोगों के अंदर कुछ बातें होती है, वो लिखने के दौरान, पर्चे सवालात करने के दौरान उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हैं, जिनकी वजह से उनके नंबरात बढ़ जाते हैं। वरना अक्सर को किताबें याद रहती है, लेकिन नंबर में काफ़ी तफावत होता है। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के सामने चंद ऐसे अशखास के जिनके दारुल में हमेशा से पोजीशन आते रही है, उन लोगों से मिल करके आप हजरात के सामने कुछ ऐसे मराहिल लेकर आया हूँ, कुछ ऐसे स्टेप और टिप्स लेकर आया हूँ कि इन पर अमल करके आप हजरात भी अपने नंबरात में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन आप हजरात हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला मरहला हमारे लिए ये है, अगर हम अरबी में पर्चा करना चाहते हैं तो हमारे लिए अरबी का सही होना ज़रूरी है। अरबी के सही होने से मतलब ये है कि हमारी ज़ुबान ऐसी हो, हम ऐसे लिखने पर कादिर हो जो दर्स निज़ामी के मुतून व हवाशी और अरबी शुरुआत के अंदर होती है, जैसी अरबी, इस तरह की अरबी लिखने पर कादिर हो। अलबत्ता नहवी सरफ़ी क़वायद की गलतियों से क्या हो, बिल्कुल पाक हो। अगर आपको इस तरह की अरबी आती है और आप उसमें क्वालिटी डालना चाहते हैं, अच्छे अल्फाज लाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आप हज़रात के सामने ऐसे अल्फाज शेयर करेंगे, ताबीरात आपके सामने बयान करेंगे जो आपके लिए काफ़ी मुआविन साबित होगी। दूसरा मरहला आता है भरपूर तैयारी। दूसरा स्टेप है भरपूर तैयारी, यानी आप भरपूर तैयारी करें, जितना हो सके और जितने हिस्से का आपने तैयारी की है वो सब अजबर हो, पूरा पूरा उनका इस्तेहज़ार। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाशिया, अरबी शुरुआत और मुतून से मदद लें, क्योंकि जो पर्चा चेक करने वाले होते हैं वो उमूमन उनके पेश नज़र हाशिया, अरबी शुरुआत ही होते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को जब पेश नज़र रख करके तैयारी करें। तीसरा स्टेप, तीसरा मरहला, इम्तिहान की जब तैयारी करने के लिए बैठें तो आप एक नोटबुक, एक कॉपी अपने साथ रखें और उसके अंदर मुख्तसर जो आपको काम की बात लगे उन सब को नोट कर लें, ख़ास बातों को नोट कर लें, ताकि अब जब दूसरी मर्तबा या जब हम इम्तिहान देने के लिए जाने वाले हैं उस वक्त जो है उस पर सरसरी नज़र डाल लें और उसको अच्छी तरह से देख लें, तो आप इस तरह मुतव्वलात से बच जाएं। चौथा स्टेप आपके लिए है कि आपकी तहरीर उम्दा हो। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि तहरीर तो अच्छी होती है, लेकिन हम मश्क नहीं किए होते हैं, तो पहला पर्चा हमारा उसी मश्क के नज़र हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले से तैयारी करें। 5 मिनट ही चाहे हम अपना 5 मिनट निकालें और डेली लिखें, कुछ लिखें, 5 मिनट के अंदर आप लिखें, ताकि आपकी तहरीर पहले से सही रहे और आपका पहला पर्चा बेहतर जाए। पांचवा स्टेप ये है कि जब आप इम्तिहान देने के लिए जाए, जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन आप ज़रूर नाश्ता करके जाए, ताकि आपका जहन फ्रेश रहे। छठा स्टेप ये, पर्चा हल करने के बाद आप नजर सानी पर्चा पर ज़रूर करें, और नजर सानी के अंदर आप 4-5 बातें हैं जिनका ख़ास ख्याल रखें। पहले ये कि जवाबात पूरे तहरीर कर लिए गए कि नहीं, जवाबात पूरे तहरीर कर लिए गए कि नहीं। दूसरी बात, कोई जुज़ छूटा तो नहीं। तीसरी बात कि कोई सफ़ा खाली तो नहीं रह गया, कोई सफ़ा खाली तो नहीं रह गया। अगर खाली रह गया है तो आप उस पर क्रॉस का निशान लगा दें, क्रॉस का निशान लगा दें। अगर आप दलील लिखना भूल गए हैं तो आप ज़रूर दलील लिखें, वरना आपके नंबरात कट जाएंगे। कि जल्दी आने की कोशिश ना करें, जल्दी आने की कोशिश ना करें। अगर आपके सवालात मुकम्मल हो गए हैं, आपने तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं, तब भी आप बैठ करके
कई कई मरतबा अपने कॉपी पर नजर ثانی करें, क्योंकि जितनी मरतबा आप नजर ثانی करेंगे उसमें कोई आपके जहन में नई बात आएगी या कहीं ना कहीं गलती नजर आ जाएगी, आप उसको दुरुस्त कर लेंगे, तो जिसकी वजह से फिर आपका पर्चा सही होगा और आपके नंबरात ज़्यादा मिलेंगे। 8वां स्टेप ये है, 8वां मरहला ये है कि आप अपनी कॉपी को दूसरे साथियों से बचा कर रखें। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि ये जो इदारे के रूल के ख़िलाफ़ है, इदारे के कानून और लाहे अमल के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात यह है कि मुमकिन है कि आपके साथी का पर्चा और आपका पर्चा एक ही मुम्तहिन के पास जाए और यके बाद दीगरे हो, जिनकी वजह से और मुम्तहिन ज़रा गौर भी कर ले, तो मुमकिन है कि वो गौर करने के बाद उनको लगे कि दोनों ने एक जैसा ही जवाब लिखा है या एक जुज़ जो है एक जैसा ही लिखा है, इसका मतलब एक दूसरे को देखा है, एक दूसरे से नकल किया है, तो इस सूरत में मुमकिन है कि आपके नंबर कट जाए। 9वां स्टेप यह है कि पर्चे सवालात आपके हाथ में मिलते ही उसे अच्छी तरह पढ़ें और जिन सवालात के तमाम अज्जा हल हो, आपको उन तमाम अज्जा पर पूरी दस्तरस्त हो, आप उनको पूरे तौर पर लिखने पर कादिर हो, तमाम अज्जा को सही सही बयान कर सकते हो, तो आप वही सवालात को पहले करें। 10वां मरहला और 10वां स्टेप ये है कि आप उन्वान को जली कलम से लिखें और बड़ा उन्वान को बीच में लिखें, सफ़े के बीच में लिखें, और जो छोटा उन्वान होता है, ज़ैली उन्वान होता है, उसको आप दाईं जानिब लिखें, और पेन भी कलम भी चेंज कर लें, बदल लें कलम, ताकि इम्तियाज हो सके, वो नुमाया हो सके। 11वां स्टेप ये है, इबारत साफ रोशनाई वाले पेन से सतर छोड़कर लिखे, ताकि इबारत लगाने के बाद इबारत पढ़ने में आसानी हो, मुम्तहिन को इबारत में किसी तरह का खलत मलत नजर ना आए। इबारत पर हर मुम्तहिन खास ध्यान देता है एराब पर, इसलिए आप सतर छोड़कर लिखें और जली कलम से लिखें, अलग पेन से लिखें, यानी जिसकी रोशनाई बिल्कुल वाज़ेह हो, साफ हो। 12वां स्टेप ये है कि आप पहला सवाल वो कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा याद हो, क्योंकि मुम्तहिन पहले सवाल से ही अंदाज़ा लगा लेता है कि तालिब इल्म की काबिलियत क्या है। तो बाद के सवालात के अंदर मुमकिन है कि बहुत सी जगह कहीं गलती भी हो, तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। 13वां स्टेप ये है, अगर आपकी तहरीर बहुत उम्दा नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपकी तहरीर बहुत अच्छी नहीं है, बहुत उम्दा नहीं है, तो आप लाइन छोड़कर लिखें, ताकि वो साफ साफ पढ़ने में आ सके। 14वां स्टेप यह है कि जवाबात खत्ते नस्ख में लिखें, क्योंकि खत्ते नस्ख खत्ते रुका के मुकाबले में ज़्यादा साफ और वाज़ेह होता है। और ये तजर्बा भी है, मैंने अक्सर उन साथियों से कि जिनकी दारुल के अंदर अव्वल से ऊपर तक पोजीशन आई है, मैंने उनसे मालूम किया है, सभी कहते हैं कि हमने अक्सर जो पर्चा हल किया है वो पर्चे के अंदर खत्ते नस्ख का इस्तेमाल किया है, खत्ते रुका जब इस्तेमाल किया है जब वक्त तंग हो जाए। तो अगर आप खत्ते नस्ख अच्छा लिख सकते हैं तो आप खत्ते नस्ख लिखें, हाँ वक्त तंग हो तो फिर आप खत्ते रुका का इस्तेमाल कर सकते हैं, इल्ला है कि आपका खत्ते रुका ही ज़्यादा बेहतर है तो फिर आप लिखें, क्योंकि आपका वही ज़्यादा वाज़ेह होगा। वही 15वां स्टेप, रुमूज़ औक़ाफ़ का ख़ास ख्याल रखें, जैसे सक्ता, वक्फ़ा, ख़त्मा, राबता, सवालिया निशान, निदाइया, फ़िजाइया, ख़त, वावैन, बैनुल क़ौसैन, इन सभी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। आप यकीन मानिए कि ये चीज़ें ऐसी है कि इनकी वजह से एक तो मज़मून के अंदर खूबसूरती पैदा होती है और पढ़ने वाले पर एक अच्छा असर डालता है। यही सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हमारे वो साथी कि जिनको आप देखते होंगे कि उनके नंबरात ज़्यादा आते हैं, तो वो इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को इख्तियार करते हैं, जिनकी वजह से उनके नंबरात में इजाफा होते हैं। 16वां स्टेप ये दौरे हदीस के तलबा के लिए है। अगर आप दौरे हदीस के तालिब इल्म हैं तो आप जब तशरीह करें तो तशरीह के दौरान तवील कलाम करें और मुख्तलिफ तौजीहात पेश करें। अगर एक जवाब के कई जवाब आप दे सकते हैं तो कई जवाब दें, और एक दलील के अगर आपके पास कई दलाइल मौजूद हो तो वो सभी पेश करें। 17वां स्टेप, इबारत की तौज़ीह की सूरत यह है कि पहले आप मुख्तसरन उस इबारत के बारे में बता दें, फिर उसके बाद उस इबारत की मुकम्मल तशरीह करें। या तो एक एक जुज़ को लेकर के करें या फिर आप मजमूई तौर पर भी उस इबारत की मुकम्मल तशरीह कर सकते हैं।
18वां स्टेप और 18वां मरहला, इबारत की तौज़ीह से पहले कुरान और दूसरी अहादीस के अंदर गौर करें। अगर उस हदीस से मुताल्लिक या उस हदीस की तायीद में कोई आयत या कोई दूसरी हदीस मिल जाए तो उसे ज़रूर बयान करें। 19वां स्टेप और 19वां मरहला, इबारत की तौज़ीह के दौरान किसी मुस्तनद किताब का हवाला दें। अगर आपको याद हो तो ज़रूर हवाला दें। 20वां स्टेप, लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ करते वक्त, ये सभी के लिए है। जब आप लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ करते हैं तो उसको किस तरह करें। लुग़वी तहक़ीक़ के अंदर कलमे का माना बयान करें, अगर मुफरद है तो उसकी जमा बयान करें, और अगर जमा है तो उसका मुफरद लिखें, और अगर मुरादी माना लुग़वी माना से अलग हो तो वो भी लिखें। सरफ़ी तहक़ीक़ के अंदर 7 चीज़ें ज़रूर बयान करें। नंबर 1 सीगा, नंबर 2 गर्दान, नंबर 3 बाब, नंबर 4 हुरूफ़ असलिया यानी इसकी असल क्या है, नंबर 5 हफ्त अक़साम। तो हफ्त अक़साम क्या क्या है, सही, महमूज़, मुज़ाफ़, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़, इन सभी को हफ्त अक़साम कहते हैं। तो आप गौर करें कि जो आप इसम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ेल के अंदर तो ये नहीं आएगा, लेकिन आप इसम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हफ्त अक़साम में से कोई न कोई ज़रूर होगा, तो आप ज़रूर लिखें। अगर सही है तो सही लिखें, महमूज़ है तो महमूज़ लिखें, और मुज़ाफ़ है तो मुज़ाफ़ लिखें, मिसाल है तो मिसाल लिखें। यानी हफ्त अक़साम में से जो कुछ हो आप उसे ज़रूर लिखें, और कुछ न कुछ ज़रूर होगा। शश अक़साम भी लिखें। शश अक़साम के अंदर क्या क्या है, सुलासी मुजरद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजरद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजरद, खुमासी मज़ीद फ़ी। तो अगर आप किसी फ़ेल की तहक़ीक़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इन 6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होगी, या तो वो फ़ेल रुबाई होगा, रुबाई मुजरद होगा, या रुबाई मज़ीद फ़ी में से होगा, या सुलासी मुजरद में से होगा, या सुलासी मज़ीद फ़ी में से होगा, या खुमासी मुजरद में से होगा, या खुमासी मज़ीद फ़ी में से होगा। तो जिस में से भी हो आप उसको ज़रूर बयान करें। तो ये थे तरीक़े, आप इन तमाम मराहिल और इन तमाम स्टेप के ज़रिए आप इन तमाम को इख्तियार करके अपने नंबरात में इजाफ़ा कर सकते हैं। अब आपको क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं इबारत की तश्कील के लिए, इबारत को शक्ल देने के लिए, या इबारत बा-एराब के लिए। इबारत बा-एराब के लिए आप क्या क्या ताबीर अरबी में इख्तियार कर सकते हैं, ऐसे ही तर्जुमा के लिए आप क्या क्या ताबीर अरबी में इख्तियार कर सकते हैं, तौज़ीहुल इबारा के लिए क्या क्या ताबीरात अरबी के अंदर हो सकती हैं, क्या क्या खूबसूरत जुमले अरबी के अंदर बन सकते हैं, और ऐसे ही इख्तलाफी मसाइल बयान कर रहे हैं, या अइम्मा अरबा के अक़वाल को नकल कर रहे हैं, उनके मज़ाहिब बयान कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या अफ़आल इस्तेमाल हो सकते हैं। इन सभी के लिए आप दूसरे पार्ट का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात के सामने दूसरे पार्ट के अंदर इन तमाम चीज़ों को बयान